साथियों नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। दोस्तों, यदि आप हाइपरटेंशन की वजह से लो मेडिकल कैटेगरी हुए और आप उसी हाइपरटेंशन की वजह से निकाल दिए गए या आपने पूरी सर्विस की और उसके बाद आपकी डिसेबिलिटी को नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट करके आपका डिसेबिलिटी पेंशन यदि रिजेक्ट कर दिया है तो ये जजमेंट आपके बहुत काम आ सकता है, क्योंकि एक बहुत ही जबरदस्त जजमेंट एएफटी ने जारी किया है जिसमें कि हाइपरटेंशन की जो डिसेबिलिटी जिसे रिलीज मेडिकल बोर्ड ने नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट किया और उसके बाद कंपिटेंट अथॉरिटी ने उनका डिसेबिलिटी पेंशन का जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया, तो उसके ऊपर एएफटी ने फैसला दे दिया है और एक बड़ी राहत मिली है। तो आपको मैं सीधे ले चलता हूं उस जजमेंट पर और बताऊंगा कि क्या बातें जो है दोनों पक्षों ने रखी थी और कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया और किस तरीके से डिसेबिलिटी पेंशन का डिसेबिलिटी एलिमेंट देने का आदेश कोर्ट ने सुनाया। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये मेरे सामने जजमेंट है लेटेस्ट दिसंबर 2025 का, जिसमें कि ये आर्मड फोर्सेस ट्राइब्यूनल रीजनल बेंच ने एएफटी ने ये ऑर्डर जारी किया है और ये डिसेबिलिटी पेंशन का डिसेबिलिटी एलिमेंट देने का इस जजमेंट में आदेश दिया है। नीचे आपको दिखाएंगे कि क्या जजमेंट हुआ है और उससे पहले क्या क्या दलीलें रखी गई थी। आप देख सकते हैं ये जो अलग अलग दफ्तर हैं, अलग अलग जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ ये केस किया गया था डिसेबिलिटी एलिमेंट का, और ये ऑर्डर है। और इसमें देखिए क्या लिखा गया है, द ओरिजिनल एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 14 ऑफ आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007। ये जो ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल की थी इसने पूर्व सैनिक ने एडवोकेट के माध्यम से ये एएफटी एक्ट 2007 के अंतर्गत फाइल की थी और जिसको कोर्ट ने जो है एडमिट किया और उसके बाद इसके ऊपर सुनवाइयाँ हुई और अंततः ये ऑर्डर पास किया है। अच्छा, रिलीफ सबसे पहले क्या मांगा गया है, एक तो जिसमें डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट किया था उस ऑर्डर को रिजेक्ट करने की बात की गई थी, उसको कैश करने की मांग की गई थी। और दूसरा, इशू ऑब्लिक पास एन ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट नेचर डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट टू कंसीड द एट्रीब्यूटेबिलिटी एंड एग्रावेटेड ऑफ आईडी ड्यू टू मिलिट्री सर्विस एंड ग्रांट डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन विद बेनिफिट ऑफ राउंडिंग ऑफ फ्रॉम द नेक्स्ट डेट ऑफ डिस्चार्ज दैट इज 31 अगस्त 2022। तो 31 अगस्त 2022 यानी कि ये जो सैनिक था 30 अगस्त 2022 को डिस्चार्ज हो गया होगा और 31 अगस्त 2022 से मांग की गई है कि जो डिसेबिलिटी इसकी है उसको एट्रीब्यूटेबल या एग्रावेटेड कंसीडर करके डिसेबिलिटी पेंशन का डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाए। ठीक है। और तीसरा, issue oblique pass an order or direction of appropriate nature to the respondent to make the payment of arrear along with interest accrued to the applicant due to revision of his pension and continue to pay regular pension to the applicant in the revised rate। भाई एरियर की भी मांग की गई है क्योंकि जो पेंशन है वो भी रिवाइज हुई है और उसको लगातार देने की भी मांग की गई है। और कोई जो डायरेक्शन जो कि ट्राइब्यूनल को ठीक लगती है वो भी जारी करने की मांग की गई है। अब चलते हैं मुद्दे पर। ठीक है, बंदा जो है एनरोल हुआ इंडियन आर्मी में कब, 7 मार्च 2002 को और डिस्चार्ज हुआ लो मेडिकल कैटेगरी में 31 अगस्त 2022 को। 31 अगस्त 2022 को ये डिस्चार्ज हुआ है लो मेडिकल कैटेगरी में, ये लिखा है ना, इन लो मेडिकल कैटेगरी। ठीक है। बिफोर फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ हिज एनरोलमेंट अंडर रूल 13(3) आइटम 33A1 ऑफ द आर्मी रूल 1954, जो आर्मी रूल है उसके अंतर्गत ये रूल था, इसके अंतर्गत ये डिस्चार्ज किया गया है। ठीक है। अब आ जाइए, डिस्चार्ज होने से पहले एप्लीकेंट ने अपना आरएमबी कराया। ठीक है, ये रिलीज मेडिकल बोर्ड कराया कब, बिफोर डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। ठीक है, जो कि एमएच रुड़की में हुआ
1 जुलाई 2022 को, और इसकी 2 डिसेबिलिटी एसेस की गई थी। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो कि 30% थी, उसके बाद ये डिस्लिपीडीमिया जो कि 5% थी, और कंपोजिट डिसेबिलिटी की बात करें तो कंपोजिट डिसेबिलिटी आप देखेंगे ये 33.50% फॉर लाइफ थी आरएमबी में। लेकिन जो आरएमबी ने ओपिनियन दिया था वो इसकी जो डिसेबिलिटी थी दोनों, उसको कर दिया नाना, नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। आप देख सकते हैं ये नाना बना दिया। ठीक है, अब नाना होने की वजह से जो एप्लीकेंट है उसको डिसेबिलिटी एलिमेंट जो है ग्रांट नहीं हुआ, वो रिजेक्ट हो गया, और उसका इंटीमेशन दिया इस लेटर के माध्यम से 31 दिसंबर 2022 को। ठीक है, उसके बाद उसने फर्स्ट अपील डाली, वो फर्स्ट अपील उसकी रिजेक्ट हो गई। 6 सितंबर 2023 को लेटर आया उसकी रिजेक्शन का, फर्स्ट अपील का। उसके बाद उसने सेकंड अपील डाली, ठीक है, वो भी रिजेक्ट कर दी, और 31 अक्टूबर 2023 को जो है इंटीमेट कर दिया भाई कि आपकी सेकंड अपील भी रिजेक्ट हो गई है। फिर बाद में इसने जो है एएफटी का रुख किया, और फिर दलीलें शुरू हुई। अब आप इस पैराग्राफ में देखेंगे तो इसमें लिखा है, एप्लीकेंट जो है गुहार लगा रहा है कि भर्ती होने से पहले, भर्ती होते वक्त, एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट द एप्लीकेंट वॉज फाउंड मेंटली एंड फिजिकली फिट फॉर सर्विस इन आर्मी। भर्ती होते समय जो एप्लीकेंट था वो पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली फिट था। ठीक है, सर्विस में आर्मी में ज्वाइन करने से पहले, उसके बाद, और किसी भी प्रकार का कोई सर्विस डॉक्यूमेंट में रिकॉर्डेड नहीं थी उसकी डिसेबिलिटी की वो किसी डिसेबिलिटी या बीमारी से ग्रस्त है एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। भर्ती होते समय कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं था कि सर्विस डॉक्यूमेंट में कि ये किसी बीमारी से ग्रस्त था। ठीक है, अब ये जो डिसेबिलिटी इसकी हुई है, ये दलील दी गई है कि ये जो बीमारी हुई है सर्विस के दौरान हुई है, और इसलिए ये एट्रीब्यूटेबल टू या फिर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट होनी चाहिए। ठीक है, और इस साथ में ये भी गुहार लगाई कि जो दूसरी ब्रांचेस हैं एएफटी की, उन्होंने सिमिलर मामले में डिसेबिलिटी पेंशन भी सैंक्शन की है, जिन जिन लोगों ने कोर्ट केस किए हैं कईयों के केस में, और डिसेबिलिटी एलिमेंट सैंक्शन हुआ है जिसका राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट भी उनको मिला है। आप देख सकते हैं ये 50% राउंडिंग ऑफ का भी बेनिफिट मिला। अब आ जाइए आगे। जो रेस्पोंडेंट है, रेस्पोंडेंट यानी सरकार की तरफ से जो वकील था, रेस्पोंडेंट लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट, सरकार की तरफ से जो वकील था उसने क्या दलीलें दी? उसने बताया कि जो इसकी डिसेबिलिटी थी वो 33% आरएमबी में डिसाइड की गई, और नाना डिसेबिलिटी थी जो कि आरएमबी ने मेंशन किया, नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। अब इन्होंने एक पेंशन रेगुलेशन का एक पैरा है 53A, उसका हवाला दिया, पेंशन रेगुलेशन 2008 पार्ट 1 का पैरा 53A का, ये पैरा 53A का। ठीक है, अब इनका हवाला दिया, क्या लिखा है इस पैराग्राफ के मुताबिक, यहां देखें, एन इंडिविजुअल रिलीज्ड, रिटायर्ड or discharged on completion of terms of engagement or on completion of service limits or on attaining the prescribed age irrespective of his period of engagement, if found suffering from a disability attributable to or aggravated by military service and so recorded by release medical board, may be granted disability element in addition to service pension or service gratuity from the date of retirement of discharge if accepted degree of disability is assessed 20% और मोर। अब इन्होंने एक पेंशन रेगुलेशन का हवाला देकर के बताया है कि भाई पेंशन रेगुलेशन का पैरा 53A क्या कहता है। पैरा 53A कहता है कि कोई बंदा, कोई सैनिक यदि रिलीज होता है, रिटायर होता है या डिस्चार्ज आता है, कब? ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट यानी पूरी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरी करने के बाद, ऑन कंप्लीशन ऑफ सर्विस लिमिट, सर्विस लिमिट पूरी होने के बाद, या ऑन अटेनिंग ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एज, या उम्र पूरी होने के बाद। ठीक है, और यदि वो किसी डिसेबिलिटी में पाया जाता है और डिसेबिलिटी उसकी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होगी और रिलीज मेडिकल बोर्ड उसको जो है मेंशन करेगा, तो उसको डिसेबिलिटी
पेंशन या डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगी इन एडिशन सर्विस पेंशन के अलावा या और सर्विस ग्रेचुटी के अलावा, सर्विस पेंशन और सर्विस ग्रेचुटी के अलावा उसको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा, लेकिन 20% उसकी डिसेबिलिटी रिकॉर्डेड होनी चाहिए आरएमबी में, और साथ में वो डिसेबिलिटी क्या होनी चाहिए, एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, ये लिखा है एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए, तब उसको मिलेगा। ये किस चीज का हवाला दिया इन्होंने, सरकारी वकील ने पैरा 53A पेंशन रेगुलेशन का हवाला दिया है। ठीक है, अब आगे सरकारी वकील की तरफ से यह भी दलीलें दी गई, द एप्लीकेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन। इस पैराग्राफ के अनुसार जो एप्लीकेंट है वो एंटाइटल नहीं है किसका, डिसेबिलिटी एलिमेंट डिसेबिलिटी पेंशन का। ठीक है, क्योंकि उसमें डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए, लेकिन आरएमबी ने इसकी डिसेबिलिटी को नाना कर दिया था। ठीक है, आरएमबी ने इसकी डिसेबिलिटी को नाना कर दिया था, ये देखो ये नाना कर दिया था आरएमबी ने। ठीक है, अब आगे दलील क्या दी है, लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट फर्दर सबमिटेड, सरकारी वकील आगे सबमिट करता है कोर्ट में, एप्लीकेंट इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर ग्रांट ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन इन टर्म्स ऑफ रूल 6, 10, 11 ऑफ द रूल 6, 10 और 11 ऑफ द एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड टू आर्मड फोर्सेस पर्सनल 2008। ठीक है, एंटाइटलमेंट रूल 2008 का हवाला देकर के कह रहा है कि भाई पैरा रूल 6, 10 और 11 के मुताबिक भी वो एंटाइटल नहीं है डिसेबिलिटी एलिमेंट का। और जीएमओ 2002 जो के अमेंड हुआ है 2008 के साथ, उसका भी एक रेफरेंस कोट किया कि पैरा 43 चैप्टर 6 ऑफ जीएमओ 2002 अमेंडेड 2008, उसके मुताबिक भी इसकी डिसेबिलिटी जो है कंसीड की गई है नाना, यानी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, किसने, आरएमबी ने। अब आगे आ जाइए, कोर्ट कहती है इधर, कोर्ट कहती है वी हैव हर्ड, हमने लर्न काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट एंड लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट, वी हैव हर्ड, हमने दोनों वकीलों को सुना, सरकारी वकील को भी और एप्लीकेंट के वकील को भी। अब आगे क्या कहा है, वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू द रिलीज मेडिकल बोर्ड प्रोसीडिंग्स एज वेल एज द रिकॉर्ड्स एंड वी फाइंड द क्वेश्चंस व्हिच नीड्स टू बी आंसर्ड इन 2 folds। कोर्ट कहती है हमने दोनों वकील को सुना और हम रिलीज मेडिकल बोर्ड की जो प्रोसीडिंग्स है उसको भी गहराई से देखा, और कुछ क्वेश्चंस जो सामने आ रहे हैं उनके जवाब मिलना जो है उनके जवाब मिलना जरूरी है। कौन कौन से क्वेश्चन है, पहला, whether the disability of the applicant are attributable to or aggravated by military service, क्या एप्लीकेंट की जो डिसेबिलिटीज है दोनों, डिस्लिपिडीमिया और प्राइमरी हाइपोटेंशन, क्या वो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, whether the applicant is entitled for the benefit of rounding off the disability element of disability pension। पहला सवाल है कि क्या डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू है या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, यदि है तो क्या राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट उसके लिए एंटाइटल्ड है। तो इसके ऊपर अब जो है कोर्ट ने छानबीन की और सबसे पहले निकल के आया केस कौन सा, धर्मवीर का। देखो लिखा है, द लॉ ऑन एट्रीब्यूटेबिलिटी ऑफ द डिसेबिलिटी हैज ऑलरेडी बीन सेटल्ड बाय ऑनरेबल कोर्ट इन द केस ऑफ धर्मवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ठीक है, कोर्ट कहती है कि एट्रीब्यूटेबिलिटी के ऊपर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने ऑलरेडी लॉ सेटल कर रखा है, किस केस में, धर्मवीर के मामले में, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ किया गया था। और उसमें पाया गया था, ये सारी चीजें मेंशन की हैं, काफी लंबा चौड़ा है कि भाई कोई डिसेबिलिटी यदि भर्ती होते वक्त रिकॉर्डेड नहीं थी तो वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस मानी जाएगी, ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। ठीक है, ये पूरी राम कहानी इसमें है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अनुसार ये पूरा। उसके बाद अब यहां आ जाइए इस पैराग्राफ में। ठीक है, इसमें कोर्ट क्या कहती है, इन व्यू ऑफ सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ ऑफ एट्रीब्यूटेबिलिटी, कोर्ट कहती है कि भाई जो एट्रीब्यूटेबिलिटी के ऊपर जो लॉ सेटल हो रखा है
उस पोजीशन को ध्यान में रखते हुए वी फाइंड हम पाते हैं कि RMB हैज डिनाइड एट्रीब्यूटेबिलिटी टू द एप्लीकेंट्स ओनली बाय एंडोर्सिंग दैट द फर्स्ट डिसेबिलिटी प्राइमरी हाइपरटेंशन is neither attributable to nor aggravated by service on ground of onset of disability in January 2018 while posted in modified field area अखनूर जम्मू एंड कश्मीर। भाई कोर्ट कहती है कि जो लॉ सेटल हो रखा है उसको ध्यान में रखते हुए हम ये देख रहे हैं कि रिलीज मेडिकल बोर्ड ने जो एट्रीब्यूटेबिलिटी है प्राइमरी हाइपरटेंशन की वो मना इसलिए कर दी है कि वो डिसेबिलिटी जो है कहाँ हुई थी, उसकी जो ऑनसेट थी वो हुई थी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अखनूर J&K में जनवरी 2018 में जो ऑनसेट है, ठीक है। और इसलिए वो नाना कर दी थी, नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कर दी थी, ठीक है। उसके बाद फिर कोर्ट कहती है देयरफॉर एप्लीकेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन फॉर द फर्स्ट डिसेबिलिटी, ठीक है। हाउएवर कंसीडरिंग द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट this reasoning of release medical board for denying disability element of disability pension to applicant is cryptic, ठीक है। तो रिलीज मेडिकल बोर्ड ने जो मना किया है कि डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड थी, क्योंकि उसका जो ऑनसेट था वो डिसेबिलिटी जनवरी 2018 में कहाँ हुई थी, जब वो मॉडिफाइड फील्ड एरिया में था अखनूर जम्मू एंड कश्मीर में, और इसलिए उसको डिसेबिलिटी एलिमेंट डिसेबिलिटी पेंशन का देने से मना कर दिया था। और इस चीज को कोर्ट ने क्रिप्टिक बता दिया, बोला ना ये कोई रीजन नहीं है, ठीक है। नॉट कन्विंसिंग एंड डजंट रिफ्लेक्ट द कंप्लीट ट्रुथ ऑफ मैटर। कोर्ट कहती है कि ये जो रीजनिंग है जो रिलीज मेडिकल बोर्ड की, ये एक तो क्रिप्टिक है, कन्विंस भी नहीं कर रही है, और कंप्लीट जो सच्चाई है वो भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो रिलीज मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो फाइंडिंग्स थी वो कोर्ट को पसंद नहीं आई इस मामले में, ठीक है। उसके बाद कोर्ट कहती है मॉडिफाइड फील्ड स्टेशंस हैव देयर ओन प्रेशर ऑफ रिगोरियस मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एसोसिएटेड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ मिलिट्री सर्विस। फर्दर द मॉडिफाइड फील्ड स्टेशन सर्विस कंडीशंस आर मोर और लेस द सेम कंडीशन एज इन फील्ड एरियाज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है AFT ने ऑब्जर्व की कि जो मॉडिफाइड फील्ड एरिया है वो अपने आप में एक प्रेशर रखता है। मॉडिफाइड फील्ड स्टेशन हैव देयर ओन प्रेशर ऑफ रिगोरियस मिलिट्री ट्रेनिंग। मॉडिफाइड फील्ड एरिया जो है वो अपने आप में काफी प्रेशर रखता है, जिसमें कि काफी सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि स्ट्रेस और स्ट्रेन वो एसोसिएटेड होते हैं मिलिट्री सर्विस के। उसके बाद AFT कहती है कि मॉडिफाइड फील्ड स्टेशन वो सेम कंडीशन है जैसा कि फील्ड एरिया होते हैं, जो फील्ड एरिया होते हैं वही सेम कंडीशन मॉडिफाइड फील्ड एरिया भी है, ठीक है। उसके बाद जो फर्दर जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो ए CI ऑप्स एरिया। कोर्ट कहती है कि जम्मू और कश्मीर ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशनल एरिया है, और एप्लीकेंट जो है वो भर्ती हुआ था 7 मार्च 2002 को, और उसकी जो पहली डिसेबिलिटी स्टार्ट हुई थी वो 15 साल की सर्विस के बाद हुई थी, ठीक है। जब वो 15 साल की सर्विस दे चुका था उसके बाद हुई थी, ठीक है। कब? जनवरी 2018 में। इट वॉज सबमिटेड बाई लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट। अब जो सरकारी वकील है वो आगे और क्या लिखता है कि ये जो इसकी हाइपरटेंशन की बीमारी है वो ओवरवेट की वजह से है, जबकि RMB ने ओबेसिटी की बीमारी मेंशन ही नहीं की थी। अब लेकिन कोर्ट क्या कहती है, नहीं सरकारी वकील क्या कहता है कि एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज द एप्लीकेंट्स आइडियल वेट वाज 68 kg वेयर एज द एक्चुअल वेट वाज 86 kg, ठीक है। ओवरवेट इज 18 kg, जो कि लगभग 26% ओवरवेट था आइडियल वेट से ज्यादा, ठीक है। 68 kg उसका होना चाहिए था, लेकिन 86 kg था, और 18 kg उसका वेट ज्यादा था, जो लगभग 26.47% बैठता है आइडियल वेट से ज्यादा। अब RMB प्रोसीडिंग की बात आई। RMB हैज नॉट रिपोर्टेड द डिसेबिलिटी ऑफ ओबेसिटी इन इट्स प्रोसीडिंग। कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि भाई वकील, सरकारी वकील तो कह रहा है कि उसका 18 kg ओवरवेट था, लेकिन कोर्ट ने ऑब्जर्व किया RMB में तो ओबेसिटी की कोई डिसेबिलिटी मेंशन ही नहीं है।
तो ये एक कारण हो भी नहीं सकता। और दूसरा, अगर ओबेसिटी होती भी तो उसके बारे में भी बताया है। देखो इधर है ये, ए प्लेन रीडिंग ऑफ द अबाव मेक्स इट एविडेंट दैट merely suffering from obesity by itself does not ipso facto render the other disabilities such as primary hypertension, diabetes mellitus and coronary artery disease in the force personal attributable to obesity। भाई अगर ओबेसिटी है भी तो वो अपने आप में दूसरी डिसेबिलिटी के लिए जो एट्रीब्यूटेबिलिटी है या डिसेबिलिटी पेंशन है उसको बाध्य नहीं कर सकती। ये नहीं कह सकते कि भाई ओबेसिटी थी इसलिए हाइपरटेंशन हुआ या शुगर हुआ या जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज हुआ, तो ओबेसिटी होने से हाइपरटेंशन होगा ऐसा कोर्ट नहीं मानती। ठीक है। और अगर इसकी जो है वो देखें, इसका एक्चुअल मीनिंग देखें, सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, ये यहां तक, इसको चलो ले चलते हैं ट्रांसलेशन में, इंग्लिश टू हिंदी, इसका एक्चुअल मीनिंग पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये हमने डाला और इसका ये आया, देखो लिखा है, मोटापे का होना अपने आप में आदेश की विकलांगताओं जैसे कि प्राथमिक उक्त रक्तचाप, मधुमेह और कोरोनरी आर्टरी डिसीज को बल कर्मियों में मोटापे के कारण मान्यता नहीं देना। ठीक है, मोटापे का होना अपने आप में आदेश की विकलांगताओं जैसे कि प्राथमिक उक्त रक्तचाप, मधुमेह और कोरोनरी आर्टरी डिसीज को बल कर्मियों में मोटापे के कारण मान्यता नहीं देता। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि मोटापा है इसलिए उसको नहीं मिलेगी हाइपरटेंशन या जो है डायबिटीज में या कोरोनरी आर्टरी डिसीज में। तो ये डिसेबिलिटी होने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मोटापा है इसलिए ये हाइपरटेंशन हुआ है या डायबिटीज हुआ है या कोरोनरी आर्टरी डिसीज हुआ है। ठीक है, उसके बाद कोर्ट कहती है, मोर ओवर RMB has not made any observation regarding effect of obesity in the order of medical condition of the respondent। ठीक है, तो RMB ने भी किसी प्रकार की मोटापे की डिसेबिलिटी को मेंशन नहीं किया है। अब आ जाइए डिस्लिपिडीमिया के ऊपर, कोर्ट ने खुद कह दिया कि भाई जैसा RMB ने नाना किया है उसी चीज को हम भी बरकरार रखते हैं। तो डिस्लिपिडीमिया जो है वो क्या है, मेटाबॉलिक डिसीज है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया एट्रीब्यूटेबल या एग्रावेटेड। लेकिन अब आ जाइए जजमेंट पर, इधर आ जाइए पैरा नंबर 12 पर। यह बिल्कुल क्लियर कट तमाम तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, लिखा है, इन व्यू ऑफ द अबव, जो ऊपर चीजें ऑब्जर्व की उनको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने कहा कि जो ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 56 2024 की जो फाइल की गई थी वो पार्शली डिजर्व करती है अलाउड होने के लिए। पार्शली इसको अलाउ कर दिया जाता है, यहां पार्शली अलाउ कर दिया। द एप्लीकेंट इम्पंक्ड ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेंट्स क्लेम फॉर ग्रांट ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन इज सेट असाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आदेश सरकार की तरफ से जारी हुआ था जिसमें कि इंडिविजुअल को डिसेबिलिटी एलिमेंट मना किया गया था, जिसमें रिजेक्ट किया गया था, उसको कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। ठीक है, द फर्स्ट डिसेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट इज हेल्ड एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। जो फर्स्ट डिसेबिलिटी है प्राइमरी हाइपरटेंशन, उसको एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। द सेकेंड डिसेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट इज हेल्ड नाना, और जो सेकेंड डिसेबिलिटी है डिस्लिपिडीमिया, उसको नाना कोर्ट ने भी माना है कि वो भी नाना है, क्योंकि वो क्या है, मेटाबॉलिक डिसीज की मेटाबॉलिक एबनॉर्मल डिसीज है, इसलिए उसको नाना माना है। लेकिन प्राइमरी हाइपरटेंशन को एग्रावेटेड माना है। उसके बाद द एप्लीकेंट इज एंटाइटल्ड टू गेट डिसेबिलिटी एलिमेंट एट द रेट ऑफ 30% फॉर लाइफ। कोर्ट ने कहा कि जो एप्लीकेंट है वो एंटाइटल है उसको 30% डिसेबिलिटी एलिमेंट फॉर लाइफ तक के लिए
विच वुड बी राउंडेड ऑफ टू 50%, और वो 30% जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा 50% फॉर लाइफ, फॉर लाइफ। ठीक है। फ्रॉम द नेक्स्ट डेट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज की अगली डेट से 31 अगस्त 2022 को वो डिस्चार्ज हुआ, तो 1 सितंबर 2022 से उसको जो है डिसेबिलिटी एलिमेंट देने का आदेश जारी कर दिया है। और ये आदेश किसको दे दिया? सरकार को। द रेस्पोंडेंट्स यानी सरकार आर डायरेक्टेड टू ग्रांट डिसेबिलिटी एलिमेंट टू द एप्लीकेंट एट द रेट ऑफ 30% फॉर लाइफ which would stand round off to 50% for life from the next date of discharge for the first disability। एक ही डिसेबिलिटी के लिए दिया है, यानी प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए, जो कि एग्रावेटेड एक्सेप्ट कर ली गई है। अब यहाँ टाइम दे दिया है भाई, इस ऑर्डर को 4 महीने के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करना है। अगर डिफॉल्ट होता है तो इंटरेस्ट लगेगा 8% पर एनम, 8% पर एनम। कब तक? टिल दी एक्चुअल पेमेंट तक, वास्तविक भुगतान तक 8% की ब्याज जुड़ती रहेगी। इसलिए इसको 4 महीने के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करने का आदेश दिया है। तो साथियों, आपने देखा किस तरीके से एक सैनिक का प्राइमरी हाइपरटेंशन की जो डिसेबिलिटी थी उसको रिलीज मेडिकल बोर्ड ने नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस करके उसका डिसेबिलिटी एलिमेंट, डिसेबिलिटी पेंशन का रिजेक्ट कर दिया था। उसने फर्स्ट अपील डाली, सेकंड अपील डाली, दोनों अपीलें जब रिजेक्ट हो गई तो अंततः आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल का रुख किया और एएफटी की तरफ से शानदार जजमेंट आया, जिसमें कि उसकी जो फर्स्ट डिसेबिलिटी थी प्राइमरी हाइपरटेंशन, उसको एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कोर्ट ने स्वीकार किया और सरकार को आदेश दिया कि 4 महीने के अंदर उसको डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाए, जिसमें कि उसको 30% डिसेबिलिटी दी जाए और उसको राउंडिंग ऑफ का भी बेनिफिट देने का आदेश दिया। तो जो 30% डिसेबिलिटी थी वो अब 50% की दरों से देने का आदेश दे दिया गया है।